Good morning, Namaskar. Welcome to this session. I am very, very happy to have Mridula Sinha with us this morning. Mridula ji is a very unusual person, I should say, because not only is she a politician and the governor of Goa, she is also a very fine Hindi writer who has written exceptional short stories and novels, and she has been writing since she was in school, in fact, and she continues to write every single day. And I think the topic of the discussion today, Parampara, Parivartan, Parivar, इससे relevant तो कुछ हो ही नहीं सकता है आज के माहौल में. Welcome मृदुला जी. सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपने लिखना क्यों आरंभ किया और कैसे आरंभ किया? बात 60 साल पुरानी है. मैं छात्रावास में पढ़ती थी और क्यों कुछ पंक्तियां लिखनी प्रारंभ की, क्यों पैरोडी बना के गाना शुरू किया, ये मैं नहीं बता सकती. उस समय की बात. आगे मैंने क्यों लिखना कंटिन्यू किया है ये मुझे मालूम है, आई कैन से. लेकिन उन दिनों एक मेरी कटोरी छात्रावास में खो गई थी और उस कटोरी के प्रति मैं इतना अटैचमेंट था मेरा, या कहिए कि थोड़ा बचपन में अटेंशन ड्राइंग बिहेवियर होता है, दूसरों का अटेंशन ड्रॉ करना. तो मैं उन दिनों एक गीत बहुत प्रसिद्ध है, सिनेमा का गीत, तो उस पर हमने पैरोडी बना ली थी और चारों ओर गाती चलती थी. लड़कियां मेरे पीछे पीछे, बहुत छोटी थी मैं. हॉस्टल हॉस्टल चौके में मैं ढूंढूं रे कटोरिया, कटोरी कटोरी रट के मृदुला हो गई रे बावरिया. तो इस तरह से कुछ कुछ पैरोडी बनाना. हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू गए, स्कूल में हॉस्टल में पढ़ती थी, वहाँ तानपुरा कौन बनाएगा बजाएगा, मेरा नाम आया फिर कट गया. तो उस दुख में, विरह में फिर हमने कोई कुछ बना लिया. तो इस तरह से तब से प्रारंभ हुआ. लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी और उससे लड़ाई हो गई. तो लड़ाई होने पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, जवाब दिया जा सकता है, गाली दी जा सकती है, हाथापाई किया जा सकता है. लेकिन मेरे मन में था और मैंने एक कहानी लिखी. कहानी के माध्यम से उस मित्र के प्रति और उसके बिना कैसी स्थिति मेरे मन की हुई उसको प्रकट किया. एक्सरसाइज बुक में लिखी थी, वो मेरे पास नहीं. बाकी धीरे धीरे लिखने में ऐसा हुआ कि जब मैंने एमए का एग्जाम देके जब मैं बैठी तो खालीपन हुआ. मैंने कहना शुरू किया अपने पति से ही, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं. उन्होंने कहा आप कहानी लिखिए. 64 में. मैंने कहा मैं कहानी नहीं लिख सकती, ये तो मेरा मजाक उड़ाना हुआ. उन्होंने कहा नहीं, मैं टीचर हूँ, मैं विद्यार्थी के बारे में जानता हूँ, आप कहानी लिख सकते हो. वो गुस्से में 2 कहानियां लिखी मैंने और वो कहानियों में आज तक कोई परिवर्तन नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बदला. और वो कहानी जब छप गई कादम्बरी में, वो भी जबरदस्ती राजेंद्र अवस्थी जी ने छापी कहानी. मैं कहती थी ये कहानी नहीं है, लेकिन बहुत जो उनसे चिट्ठियां आई तो आप सब जानते हैं, जो लोग लिखते हैं, कि यदि पाठक एप्रिसिएट करता है, पाठक को कहानी अच्छी लगी, तो धीरे 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 लिखते लिखते अब यहाँ तक पहुंची. वेरी इंटरेस्टिंग. मृदुला जी, आपने परिवार में बहुत लिखा है, महिलाओं के बारे में बहुत लिखा है. अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इंडियन फैमिली है, जो परिवार है, उसमें पिछले कुछ सालों से लेके फ्यू मे बी 10, 15, 20 years, मे बी लिटिल मोर, जो सबसे खास परिवर्तन आया है वो क्या है? सच है कि मैंने परिवार पे बहुत लिखा है, लेकिन मैं बधाई देती हूँ सभी
ऑर्गेनाइजर्स को। ये बहुत अच्छा है क्योंकि पिछले 6 इसमें फेस्टिवल में क्या कुछ हुआ थोड़ा थोड़ा मैंने अखबार के माध्यम से देखा। ये बहुत ही समय के अनुसार ये विषय चुना गया है, परिवार, परंपरा और परिवर्तन। सच बात यह है कि भारत में जो पहली इकाई है वो परिवार है, व्यक्ति नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और परिवार के रहने से परंपराएं बन जाती हैं। जिस आधार पे परिवार चलता है, उसके जितने संबंधी हैं, रिश्तेदार व्यवहार करते हैं, 16 संस्कार होते हैं, इस सब में से कुछ परंपराएं बनती हैं। तो परिवार के साथ परंपराएं बनती हैं और परंपराएं के अनुसार परिवार चलता रहा। लेकिन समय में हमेशा परिवर्तन होता है, हर काल में परिवर्तन होता है, हर पीढ़ी में परिवर्तन होता है, हर पीढ़ी को परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ता है। बहुत अच्छा विषय लिया है। और मुझे जो दिख रहा है परिवर्तन का कारण, वह परिवर्तन हमने कुछ सिद्धांत रूप में जो भारत में नहीं था, भारत के परिवारों में नहीं था, उसको सिद्धांत रूप में हमने अपना लिया। और वह अब जो परिवर्तन आया है वो अपने लिए जीना। इसके पहले जो कुछ परंपराएं थी जिसका आधार था समाज परिवार का, वो दूसरों के लिए जीना। कहने का अभिप्राय, जो पति पत्नी की चिंता करे, पत्नी पति की चिंता करे, और जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो एक दूसरे की चिंता करते थे। अपनी चिंता मैंने देखा हुआ है परिवारों में कि कोई चिंता अपनी करता ही नहीं था। ये गलत था। अपनी भी रुचि होती है, अपनी भी आवश्यकता होती है, महिला का भी व्यक्तित्व। और उसमें विशेष है कि महिला की चिंता कम करते थे लोग, ऐसा हम सोचते हैं। उसको भी अवसर चाहिए अपने विकास का, उसका भी शरीर मन बुद्धि है, उसको भी अपने लिए। तो ये सारी चीजें थोड़ी कम दिखती थी। और धीरे धीरे जब परिवर्तन हुआ है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, अपना जीवन जीना। और अपनी जिंदगी जीते जीते और उसके जीने की ललक में ऐसा लगता है कि बहुत सारी परंपराएं बदल गई, परंपराएं बदल रही। लेकिन जितना हम सोचते हैं बदलाव आया है, ये भी है कि पिछले 15-20 वर्षों में एक झटके से बदलाव आया है। जो अपनी, जिसको हम कह सकते हैं रूढ़ियां थी, जो रस्म रिवाज, ये सब को छोड़ा गया है, छूटता जा रहा है क्योंकि वो गांव का जीवन छूट गया। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मेरी नानी थी वो मेरी माँ नहीं थी, जो मेरी माँ थी वो मैं नहीं, और जो मैं हूँ मेरी वो बेटी नहीं, और जो बेटी है उसकी बेटी नहीं। 5 जनरेशन तो मैंने देखा है महिलाओं का। और ये 5 जनरेशन में मुझे लगता है कि कितना बदलाव आया। लेकिन फिर जब अपनी बेटी को संभालते हुए देखती हूँ, उस छोटी सी 3 वर्ष की बेटी को अपनी माँ के लिए ममता देखती हूँ। अभी अभी वो अमेरिका चली गई है, आज ही पहुंची है, अभी ताजा है मेरे दिमाग पर, और सबके घर की एक कहानी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ जो थी वो अपनी माँ की प्रतिरूप थी, और मैं भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो गई। मेरी बेटी भी मेरी तरह होती जा रही है, उसकी बेटी भी। वो कैसे होती जा रही, वो क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द कंटिन्यूटी। और वो जो है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। वो हमारे अंदर जो नेचर है, जो महिला को जिसने बनाया है, तो वो उसके अंदर जो ममता का संचार है, जो एफेक्शन है, जो अपने बच्चों को देख रेख करने का, पूरे परिवार को बांध के रखने का, पूरे परिवार की खूंटा बनना। एक मैंने ये भी, मेरा आलेख है कि अपने आंगन की खूंटा होती है महिला, वो बांध के रखती है सबको अपने चारों ओर। और यह तब होता है जो वो सबके प्रति कर्तव्य करती है। सास कर्तव्य करना है मतलब नहीं होता कि बर्तन मांजते रहना, रोटियां पकाते रहना, भाव से भी कर्तव्य अदा किया जाता है। तो बुजुर्ग हैं, पति हैं, बच्चे हैं, नौकर है, चाकर है, आने वाले अतिथि हैं,
सबकी देख रेख करते 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 वह मजबूत खूंटा अपने गांव घर की हो जाती रही है। आज भी जहां भी है, वो फ्लैट में भी है, फ्लैट में खूंटा नहीं दिखता लेकिन वो खूंटा है वो महिला। तो इस तरह से जो उसके अंदर जो ममता का संचार है, जो प्राकृतिक देन है, वह अभी आज भी वही है। तो बदलाव दिख रहा है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन जहां पर बदलाव है वहां यदि बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचना, अपनी जिंदगी जीना, ये इसका यदि अतिरेक हो जाता है तो उस बदलाव में परिवार टूटता है, परंपरा ध्वस्त होती है। लेकिन आज बहुत 90% ऐसा परिवार है जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, एक दूसरे के लिए। एक परिवर्तन और आता है, ये परिवर्तन तो आया, लेकिन परिवर्तन के साथ पुरुषों में बहुत परिवर्तन आया। अब आज मैं देखती हूँ जो नया जनरेशन है हमारे बाद का, उसमें पुरुष बहुत काम करने लगे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई। बच्चों की देखरेख में, खाना बनाने में और भी घर के कामों में पुरुष मदद करने लगे, जो इसके पहले वो नहीं करते थे। यह परिवर्तन दिखता है। कई बार हम पुरुषों को अलग थलग कर देते हैं। मुझे जैसे लोग कहते हैं कि आप परिवार के बारे में ज्यादा लिखती हैं, तो पाठक मुझे ये भी कहते हैं कि पुरुषों की चिंता एक आप ही करती है। तो पुरुषों की चिंता करने का मतलब है कि वो जो परिवार का घटक है, प्रधान पुरुष है, स्त्री को ऊपर लाना है, परिवार में उसको उचित स्थान दिलाना है, उसके व्यक्तित्व को विकास करना है, उसके व्यक्तित्व विकास से परिवार को सुसंस्कृत बनाना है। तो इसका मतलब नहीं कि पुरुषों को छोड़ के चलेंगे। ये तो अमेरिका में जो पला वुमेन लिव की बात आई, जिसको भारतीय महिलाओं ने नकार दिया, थोड़ा सा प्रभाव कभी पड़ा था आज से 30 साल पहले। लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि भारतीय महिलाओं को ये मुक्ति कबूल नहीं, और भारतीय महिलाएं उस मुक्ति के अनुसार चल भी नहीं रही। जो जैसी स्थिति में है, सर्विस में है, सब जगह जा रही है, लेकिन अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ रही है। बच्चे के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसकी ज्यादा सोचती है। तो परिवर्तन आ रहा है, लेकिन परिवर्तन के अनुकूल फिर अपनी परंपराएं भी नई गढ़ी जा रही है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं चूंकि सामाजिक कार्य में भी रही हूं, इसलिए जो वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं, थोड़ा मुझे बहुत दुख होता है। मेरी एक कहानी पे फिल्म भी बनी है, उसमें वृद्धाश्रम के विरुद्ध, वृद्धाश्रम में लोग सुखी नहीं हैं, जो क्रेच है उसमें भी सुखी नहीं। लेकिन वृद्धाश्रम और क्रेच इसीलिए बन रहे हैं कि महिलाएं काम पे जा रही हैं। मिडिल क्लास में महिलाएं घर में ही रहती थी, मजदूर क्लास की महिलाएं काम करने जाती थी, लेकिन अपने बच्चे को भी साथ ले जाती थी। मिडिल क्लास में हमारी पढ़ी लिखी बेटियां जल थल नपते जा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके कारण वृद्धों की देख रेख घर में नहीं होती। और तो मैंने एक सुझाव दिया। एक तो मैंने स्लोगन दिया कि संग चले जब 3 पीढ़ियां चढ़े विकास की सभी सीढ़ी। 3 जनरेशंस को एक छत के नीचे रहने से डेवलपमेंट जो होता है सोसाइटी का, परिवार का, वो सुदृढ़ होता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बहुत जगह पे, थोड़ी जगह पे ही वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता है। तो मैं ये भी कहती हूँ कि जहां वृद्धाश्रम रखे हो वहां क्रेच भी बनाओ, उसके साथ क्रेच रखो। ये सीधे सीधे कि घर के बाहर भी परिवार बनाओ। क्रेच और वृद्धाश्रम मिलके परिवार इसलिए बनेंगे कि वृद्धों के साथ बच्चे खुश रहेंगे, बच्चे के साथ 2-4 घंटे के लिए भी बच्चे आए, उनसे वृद्ध लोग खेलें, उनकी सेवा करें, ऐसा नहीं एक्सपेक्टेशन है। तो जो परिवर्तन आ रहा है उसके अनुसार साहित्यकार क्या करे? साहित्यकार का काम है कि जो परिवर्तन आया है उसको नकारने की जरूरत नहीं है,
वो परिवर्तन कुछ ऐसे हैं, लाइफ स्टाइल हमारा चेंज होता है तो हम परिवर्तन को अंगीकार करना चाहिए और इस परिवर्तन के अनुसार परंपराएं गढ़नी चाहिए। और लेखक है, साहित्यकार है, वो संवेदनशील है, ऐसी स्थिति में क्या करना है, स्त्री को क्या करना है, पुरुष को क्या करना है, कुछ इस तरह का कोई सुझाव तो साहित्य के माध्यम से नहीं दिया जाता है। साहित्य तो अपनी बात कह देता है और लोग उसमें से अर्थ निकालते हैं, लेकिन उसके द्वारा भी साहित्यकार को परिवार बचे, क्योंकि ये सच है कि परिवार नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। जितने भी विकास हैं, जितना भी हम विकास करना चाह रहे हैं, उन सब विकास का जो आयत है वो परिवार में आना चाहिए। वो परिवार, इसलिए परिवार बहुत सोच समझ के हमारे वेद पुराण और इतने शास्त्रों में लोगों ने जो भारतीय जीवन दृष्टि जिन्होंने बनाई, उसको परिवार को प्रथम इकाई माना जहां व्यक्तित्व का विकास होता है। तो परिवार चाहे छोटा परिवार हो, आज सब संयुक्त परिवार नहीं हो सकता, लेकिन छोटा भी परिवार हो, उसमें एक दूसरे के लिए समर्पण हो, उसमें दूसरों के लिए, बाहर भी, परिवार से बाहर भी कुछ लोगों के लिए कुछ करने का इरादा हो, इस तरह का परिवार हो, छोटा से छोटा परिवार हो, लेकिन परिवार अवश्य बचे, इस ओर साहित्यकार का भी काम है और ध्यान देना है। आप भारतीय कह रहे हैं कि हमारी देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन फैमिली की हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, लेकिन जो हमारा परिवार है उसमें कई बहुत अच्छी परंपराएं भी हैं और कई ऐसी चीज़ें परिवार में होती है जो नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ होती हैं उनमें बड़ों और छोटों के बीच में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी की रिलेशनशिप होती है। तो अगर आप पिताजी हैं और आपका एक लड़का है तो वो अपनी मन की बात कहने से बड़ा झिझकता है, वो ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रैंकली बिकॉज वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फॉर्मल थी। अब जैसे ज़्यादा दोस्ती की रिलेशनशिप हो गई है, तो इस तरह से कई चीज़ें थी। और आपने खुद अभी कहा जो महिलाओं का रोल था फैमिलीज में, उनके पता नहीं उनके साथ पूरा जस्टिस हुआ कि नहीं इंडियन फैमिली में। तो फैमिली और परिवार ज़रूरी तो है ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी सिर्फ 2 चीज़ों का एग्जाम्पल दिया, इस तरह की चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जो परिवर्तन आ रहा है समय के अनुसार, उसे बहुत सारे परिवर्तन अच्छे हैं, स्वागत योग्य हैं, उनको अपनाना चाहिए। मुझे मालूम है जो बात की ओर आपने इशारा किया, आप तो बातचीत की बात कह रही हैं। मैंने तो यह देखा है कि जिसके घर में जिसका बेटा हुआ या बेटी हुई, तो उसको दादी माँ या किसी के गोद में देखकर वो पिता चाह के भी वो मुस्कुरा भी नहीं सकता था, वो देखता भी नहीं था, वो ऐसे करके धीरे से देखना चाहता था अपने बच्चे को। अपने गोद में लेके खिलाने के बाद तो और ही जुदा होती थी। और आज कितना बड़ा परिवर्तन आया, बच्चा वो फादर की गोद में ही है, तो किसी को बुरा नहीं लग रहा है। उस समय था, उस समय एक जॉइंट फैमिली, दादाजी थे देखने के लिए, दादी थी देख संभालने के लिए, सब कुछ था, वो थोड़ा शर्माता था बातचीत की। उसी तरह से अपने दादा को जाकर बच्चा सब कुछ कह देता था और दादा के माध्यम से उसके फादर तक बात आती थी। ये सारी चीजें थी। महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, ठीक है, उनका दायरा आंगन के भीतर था, वो आंगन में ही रहती थी, असूर्यम पश्या कहलाती थी। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। क्यों था इसके इतिहास में नहीं जाना चाहूंगी, आप सब जानते हैं कि वो एक ट्रेडिशन चला आया, महिलाओं को पर्दे के अंदर जाना हुआ, आदि आदि। लेकिन मैं जब किसी से कह रही थी कि मेरी माँ इतनी तन्मयता से रोटी बनाती थी कि वो लकड़ी के चूल्हा पर और मिट्टी के तावे पर, तो देखती थी कि रोटी में एक काला धब्बा नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? वो अपने पति को खनिहार कहती थी, मेरे पिताजी को। हम लोग चिढ़ाते थे कि केवल तुम्हारे पति खनिहार है, हम लोग नहीं है खाने वाले।
तो उनके लिए इतनी तन्मयता से और आस्था से बनाती थी। किसी ने मुझे कहा, मेरी मित्र है, कि आपको नहीं लगता कि वो शोषण था महिला का? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसलिए कि उस समय हमने दरवाजे नहीं खोले थे, महिला बाहर नहीं गई थी। आज जलथल नपते वही पुरुष अपनी बेटियों को पहुंचा रहे हैं, अपनी पत्नियों को पहुंचा रहे हैं, राजनीति में भेज रहे हैं। लेकिन जब तक यह स्थिति नहीं थी, यदि घर में वो सुरक्षित थी और वो बहुत डेडिकेशन से किसी लिए भोजन किसी के लिए बनाती थी, तो इसमें कोई, मैं नहीं कहती कि उसका शोषण है। क्यों? अल्टीमेटली मैं देखती थी अपनी माँ को कि सबको खिला के, घर भर के सबको कोई अच्छी चीज बनाई जाए, सबको खिला के आराम से बैठती थी। मुझे बहुत आश्चर्य लगता था, बचपन से ही थोड़ा मैं ऑब्जर्वेशन करती थी, तो मुझे लगता था माँ ने तो इतनी अच्छी चीज बनाई, स्वयं खाया नहीं, लेकिन वो बिल्कुल अघाई सी दिखती थी। मेरी एक कविता की पंक्ति है, उसके पेट भरने पर तेरा अघा जाना, न लिखा किसी पोथी न पुराण। आपकी कहानी भी है ना। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी बेटी अमेरिका गई, जब वो गई तो मैंने, बिटिया है विशेष करके, एक पुस्तक आई है, मैंने चिट्ठी लिखनी शुरू की कि वहां भी अपने संस्कारों को, अपनी विशेषताओं को कैसे वो दूसरों के बीच में दिखाए। उसमें एक चिट्ठी में मैंने ये लिखा है कि तुमको खाना बनाने का समय नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, अब खाना तो मैं भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन परोसना नहीं भूलना, क्योंकि परोसने से वो खाता है, हम अघाते हैं। ये महिलाओं को मैं कहती हूँ नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी कहानी है ना, अचार का घड़ा, बहुत सुंदर कहानी है। दैट्स ऑल्सो अबाउट अ वुमन who loves to feed her husband and वही कहानी, माँ की कहानी। अच्छा, आपकी माँ की कहानी बहुत सुंदर कहानी है। आपने अभी बात की, जैसे आपकी बेटी अमेरिका गई है, आजकल हर परिवार में अमेरिका नहीं तो कहीं और किसी और देश में बच्चे काम के लिए चले जाते हैं, पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। और आपकी एक बहुत सुंदर कहानी है कि जब बच्चे बाहर चले जाते हैं और अपने वृद्ध माँ या बाप या दोनों को इंडिया छोड़ जाते हैं वापस गांव में या शहर में, तो वो एक टूट सा जाता है रिश्ता, सालों तक कभी आ नहीं पाते हैं किसी कारणवश, और यहाँ उनके इंतज़ार में लोग रहते हैं। देयर इज़ अ सेंस ऑफ लॉस समटाइम्स, लेकिन ये इनेविटेबल है, ये तो होगा आज की दुनिया में। तो इस तरह की चीज़ों से वो जो आज का सिचुएशन है जी, उसको मैंने लिखा है, उसमें फिल्म भी बनी है, और अमेरिका में जो लोग रहते हैं, NRI पे वो फिल्म है मेरी कहानी पर, दत्तक पिता, उसकी वो फिल्म NFDC ने बनाई और बहुत वहाँ चली है, लोगों को पसंद आया। तो ये चीज़ें आज मुझे, जब मैं साल में एक बार अमेरिका जाती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि वहाँ जो अपने बच्चे हैं वो अपने माता पिता को, दादी को इतना याद करते हैं, और ज़्यादातर बच्चे साल में एक बार आते ही आते हैं। या कभी कभी तो मैं प्लेन में गई अभी 2 साल पहले, तो उसमें मेरी उम्र के इतने ज़्यादा लोग यहाँ से जा रहे थे। मैंने कहा ये सब दादा दादी नाना नानी हैं जो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को वहाँ देखने जा रहे हैं। ये संबंध बना हुआ है पूरा का पूरा, भर भर के यहाँ से एयर इंडिया के जब भी तो सब जा रहे हैं, ये नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग जो हैं अपने बच्चों को 7 समंदर पार भेज के भी छोड़ना नहीं चाहते, और वहाँ जाके भी बच्चा हुआ तो ये हलवा खाना है, वो खाना है, ये खाना है। ये तो मैंने 2 बार जाके वहाँ किया है, जो हमारी सास ने सिखाया था, और वो उस पर अब सारी दुनिया आने वाली है कि ये जो मेडिसिन सब खा रहा है वो नहीं, अजवाइन रखना चाहिए, मंगरेला खाना चाहिए, गोंद का लड्डू खाना चाहिए, जो सब दिन से आए। तो वो हमारा काम है, सास का काम है, माँ का काम है, ये दूसरे ट्रेडिशन में, दूसरे जनरेशन में बताना। तो आज हमारी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जाके वहाँ कुछ दिन रहती भी हैं, दोनों जाते हैं पति पत्नी। ये संबंध नहीं तोड़ेंगे, 7 समंदर पार भी चले जाएगा बच्चा हमारा, तो हम उसको पकड़ के रखेंगे, ये हमारी भी जिम्मेदारी। जब मैं आपकी कहानियाँ पढ़ रही थी जो परिवार के बारे में है, महिलाओं के बारे में है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ नहीं आ रहे थे बात कर रहे थे जिक्र किया था,
दे आर वेरी मूविंग, बहुत मन को छू जाती है, यू नो फील क्वाइट टीयरफुल। ये जो क्वालिटी है कि मतलब बिल्कुल दिल को छू जाने वाली, ये परिवार के साथ खास हम लोगों को क्यों ज़्यादा महसूस होती है जब हम परिवार के बारे में कहानियाँ सुनते? क्या ये होता है कि हमें अपनी जो तजुर्बे हैं, अपने अनुभव हैं, अपने परिवार है, उनकी याद दिलाती है, या कुछ खास चीज़ है जो आपको इसीलिए यही है कि एक तो जो लेखक है, साहित्यकार है, वो केवल मैं नहीं, वो ज़्यादातर साहित्यकार जो है वो परिवार से ही कहानी उठाते हैं, और उसमें जो अलग अलग घटक है, अलग अलग सदस्य, अलग अलग रिश्ते हैं, उनका वर्णन होता है। और जो पाठक होता है उसका भी वैसा ही परिवार होता है, बहुत कुछ। तो पाठक अक्सर उसमें, उस कहानी में अपने को, उपन्यास में अपने को ढूंढ लेता है, और जहाँ अपने को ढूंढता है उसकी आंखें भरती है। वो खुशी के भी आंसू होते हैं, ऐसा नहीं कि वो दुख के आंसू हो, वो अच्छा लगता है। इसलिए मेरी कहानी को पढ़ के तो बहुत लोग रोते हैं। मेरे पतिदेव से पूछा किसी ने कि आप क्यों रोते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी दादी, नानी, नौकर चाकर, गांव के लोग सबके डायलॉग हूबहू लिख देती, तो मुझे उनकी याद आती है, और सच बचपन से जो मैंने देखा, इसलिए मुझे रोना आ जाता है। तो वो स्वाभाविक है, और साहित्य तो कहीं न कहीं इमोशंस से जोड़ता है। मैं अपने मित्रों के आंखों से, उनके व्यवहारों से ही कहानियाँ चुराती हूँ, कहानियाँ लेती हूँ, प्लॉट चुरा लेती हूँ। तो कहानी तो सब जगह बनती है, जो व्यक्ति सामने आता है उसके पास कहानी है, वो कहानी का पात्र है, और वो भारतीय समाज में है, वो परिवार का सदस्य है। इसलिए अभी भी, जैसा मैंने कहा कि वो संयुक्त परिवार की अब स्थिति नहीं रही, लेकिन फिर से लोग संयुक्त परिवार छोटा ही हो लेकिन साथ साथ रहना ऐसे कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली भी हो, समय की मांग है, वो हम रोक नहीं सकते। वहाँ भी एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, कहानियाँ तो वहाँ भी बनेंगी, उन कहानियों को पढ़ के भी रोना तो आएगा। लेकिन आपने कहा था आप ज़्यादा गांव में रही नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप वर्णन किया है आपने ग्रामीण जीवन का, वहाँ के परिवारों का, वहाँ के तौर तरीकों का, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, बोलते हैं, वो कैसे इतना बिल्कुल सही आपने किया है? ये मैं नहीं बता सकती। 8 वर्ष की उम्र में मुझे छात्रावास भेज दिया गया। सोचिए उस जमाने में मेरे पिताजी कैसे शिक्षा प्रेमी थे, बेटी को पढ़ाने के लिए भी छात्रावास में भेजा। लेकिन 8 वर्ष की कितनी बड़ी थी? 8 वर्ष। लेकिन 8 वर्ष की उम्र तक की भी बातें मुझे सब याद है, स्पष्ट है। मुझे लगता है कि थोड़ी बचपन से एक गॉड गिफ्टेड कुछ ऑब्जर्वेशन की शक्ति थी, एक दूसरे को ठीक से ध्यान से देखना। मेरी एक दादी या माँ वो बैठ जाती थी घेरा बना के, और शादी ब्याह के अवसर पर खूब गीत गाती थी। सचमुच तो गीत गाती थी, क्योंकि आज आपको एक बताऊं कि जो शादी ब्याह के अवसर पर अभी भी गीत गाए जाते हैं, उसमें दूल्हा राम ही होता है। जो दूल्हा है उसका नाम नहीं लिया जाता है, दूल्हा राम होता है, और दुल्हन जो होती है वो सीता होती है। आज भी कैसा ट्रेडिशन है। और लेकिन उसमें जब वो सीता बन जाती थी तो बैठ के बहुत रोती थी, गाना गाती जाती थी, वो बैठती रोती थी। मुझे उस समय समझ में नहीं आता था। अब बात मन आई समझ में कि क्यों रोती थी, वो स्वयं सीता बनती थी। तो उस समय ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें तो मैंने 8 साल पहले ही देखा, और मुझे इसलिए मैं तो जो लोकगीत हैं उनमें जीती हूँ। लोकगीतों के माध्यम से आज की महिलाओं की समस्याओं का समाधान ढूंढती हूँ, और कोई समाधान आज नहीं मिल पाता तो लोकगीत में मिल जाता है मुझे। तो इसलिए जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, वो परिवार को बनाने में, परिवार को मजबूती दिलाने में, और परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के लिए कैसे करें, उनके रिश्तों की तासीर कैसी हो, ये सारी चीजें हमारे लोक व्यवहार, लोकगीत, लोक कथाओं में वर्णित है। और मैंने काफी लोक कथा भी संकलित करके लिखा है। अभी एक पुस्तक है 600 पेज की है, 2 भाग करेंगे उसका,
लोक संस्कार समग्र, ये दे रहे। तो उसमें कैसे कैसे करके हमारे जो जीवन मूल्य उसको बचा के अब तक लाया गया, जिसको हम शास्त्र में लिखते थे जीवन कैसे जीना, क्या करना, वो सब को जीवन मूल्य सब लोग तो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं ना। कुछ लोगों ने लोकगीतों में सुना, कुछ लोगों ने कहानियों में पढ़ा। अब कहते तो हम हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसको हम जीते कैसे हैं? ये तो ग्रामीण जीवन में खास के परिवार में ही देखा जाता था। वो कुछ बदलाव आ रहा, जो हमारे बच्चे वो सब नहीं कर सकते, ये दुखद है। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में मैंने ये कहा है कि व्यक्ति का निर्माण पुरानी नींव नया निर्माण होना चाहिए। नींव केवल उसके अंदर जो वैल्यू सिस्टम है, जीवन मूल्य है, वो होना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु देखने की टेंडेंसी होनी चाहिए। अब आज पर्यावरण की समस्या खड़ी हो गई, आत्मवत् सर्वभूतेषु देखना हमने छोड़ दिया। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अदम शरीरा, इसका मर्म हम भूल गए। तो उन चीजों को मैंने कहा बदली हुई परिस्थिति में भी उन चीजों को अपने में धारण करना, बच्चों को सिखाना, वो जिस भाषा में जिस शैली में सीखें, ये बहुत आवश्यक। आजकल जब हम अपना पिछले 10 साल से जब टेलीविजन पे एंटरटेनमेंट चैनल्स हम देखते हैं, तो सबको ही पता है कि सबसे ज़्यादा सास बहू सीरियल्स चलते हैं। तो ये सास और बहू का जो रिश्ता था वो ट्रेडिशनली देखा गया है कि एक अनइक्वल रिलेशनशिप थी बहुत, जब सास बहू पे काफ़ी जोर कर सकती थी, या कुड बी अनजस्ट टू हर, कुड एक्सप्लॉइट हर, कुड बी रूड टू हर, मायके के बारे में कुछ भी कह सकती थी वगैरह वगैरह। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये आपके तजुर्बे में आपने जो देखा है और तब थी और आज है, इसमें क्या बदलाव आया है? इतना सुंदर रिश्ता है सास बहू का, इतना बढ़िया रिश्ता है सास बहू का, उसको बहुत फिल्मों में और गीतों में भी, लोकगीतों में भी और टेलीविजन में बहुत डिस्टॉर्ट किया गया, बहुत पर्सनालिटी क्लैश दिखा दिया गया। सच बात यह है, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि मैं मिथिलांचल से आती हूँ। मिथिलांचल में बहू को तुम नहीं कहा जाता है, बहू बहुत सम्माननीय है। बहू को हर सास आप कहती है। मेरी सास भी मुझे आहा मतलब आप मिथिलांचल। अब जब हम किसी को आप कहना शुरू करते हैं, आप इतनी सी छोटी बात में यदि परिवर्तन होता है तो आप मान सकते हैं कि उसका स्टेटस। और आपको बताऊं, हर घर में जब बहू आती थी, साल भर 1.5 साल उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता था, कुछ नहीं करना है उसको, वो बहू है बस। अभी 5 साल पहले मेरी बेटी की शादी हुई, अभी वो ससुराल गई थी जमशेदपुर अमेरिका से आके। वो जो वहाँ का वर्णन सारा सुनाती थी, उसकी 4 सासें, 2 चाची चचेरी और अपनी सास साथ रहती हैं और 2 सास फूफा सास फूफा। वो 4 सासों का जो वर्णन सुना रही थी, ऐसे लिए हुए थे लोग, क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या करेगी, इतना प्यार, इतना मोहब्बत। और ससुर भी ऐसे ही करते हैं। इतने उदाहरण हैं कि बहुत सारी कहानियां मैंने लिखी है, रियल कहानी है कि यदि बहू के सिर में चोट आई, सिर में दर्द हुआ तो ससुर जी के पूरे बदन में दर्द हुआ। अरे क्या हो गया इसको, क्या? ये आम धारणा, ऐसा नहीं है कि हर घर ऐसा ही हो। चावल की थाली जब हम लेके हाथ में बैठते हैं भात पकाने के लिए, उसमें कुछ कंकड़ भी निकलता है, तो कुछ कंकड़ की तरह ऐसी व्यवहार भी सास का रहा है। ऐसी भी सासें हुई हैं जो बहू को बहुत टॉर्चर करती थी। सच बात यह थी कि सास बहू बहुत छोटी उम्र की आती थी, तो उसको सब कुछ जीवन जीने का कला सिखाना, खाना पीना बनाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये माँ ने नहीं किया था, और वो सब सास सिखाती थी। जब टीचर की भूमिका में आ जाएगी वो, तो थोड़ी तो ये होती है ना करने का। मैं उसी सास नहीं हूँ,
लेकिन टीचर की भूमिका में बने, क्योंकि आजकल तो मेरी सास ने कहना शुरू किया कि आपको, तुमको क्या सिखा, आपको कहती थी वो, इसमें मैथिली में बोलती थी, यहाँ के की सिखाओ, यहाँ तो पढ़ल लिखल छी, कि तुम तो पढ़ी लिखी हो सब। ये मैंने कहा ये सब किताब में नहीं लिखा हो, तो किताब पलट। सास बहुत अच्छी थी। ऐसी बहुत सी सास है मेरी। सास की कहानियां सुनोगे तो सब लोग कहते हैं, और रियल कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ज्यादातर वैसी थी। लेकिन एक बात बताइए, ये तो सच है कि जब लड़की, एक तो है उसकी साइकोलॉजी देखिए कि बेटा को पाल पोस के इतना बड़ा किया, और आते ही वो उसका हो जाता है पूर्ण रूप से, किसी को भी वो तो लगेगा धक से, किसी भी माँ को लगेगा। लेकिन समझदार माँ होती है तो सोचती है मेरी सास ने भी तो ऐसे ही बर्दाश्त किया, तो मैं भी कर लेती हूँ। और फिर बहू को सिखाना शुरू करती है। लेकिन ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है कि भाई कैसे हम, बेटा अब उसी से पूछकर काम करता है, उसी के अनुसार चलता है। मैंने इतनी बार, मैंने होने वाली बहू के नाम चिट्ठी लिखी थी जब मेरी बहू आने वाली थी, तो मैंने उसमें लिखा था कि आज तक जिन बातों के लिए मैं अपने बेटे के पीछे पड़ी रही, डांटती रही, प्यार से कहती रही, वो किया नहीं, और तुम्हारे एक इशारे पे वो नाचेगा, तुम कहोगी तो वो कर देगा, सोचो मेरे दिल पर क्या बीतेगी। मैंने तो कहा लेकिन नहीं, कुछ नहीं बीतेगा, मैं अपना दिन याद करूंगी कि मेरे पति ने भी ऐसे ही किया था। तो समझदारी से जब इन चीजों को हम करते हैं तो बहुत ठीक है। बहुओं का टॉर्चर हुआ ऐसा नहीं कहती, सब चीज की सब कुछ बड़ा 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 गुड्डी गुड्डी था हमारे समाज में, नहीं। चावल के में कंकर के समान बहुत कुछ गड़बड़ भी था, उसको ठीक किया जा सकता है, कंकर को चुन के फेंका जा सकता है। लेकिन अकेले रहने में ज्यादा कठिनाई है, बिना सास के रहना बहुत मुश्किल काम। ये तो है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब था, आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन अगर हम देखें जैसे यूपी या बिहार के जो लोकगीत होते हैं, स्पेशली विदा के टाइम के जो विदाई के गीत होते हैं, वो इतने दुख भरे होते हैं। गा के सुनाओ ना। हम प्लीज, तुम गाओ। मुझे, मैं तो गा नहीं सकती हूँ, लेकिन उनमें इतना दुख होता है कि हमारी लड़की जा रही है दूसरे घर में, हमें पता नहीं उसका वहाँ क्या हाल होगा। तो ये एक तरह से भय भी होता था दिमाग में कि हमारी छोटी सी बिटिया, उसको कैसे रखेंगे, सुखी रहेगी नहीं रहेगी, अच्छी सांस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये इतना डर किस बात का था? नहीं, डर तो, अरे वो डर से ज्यादा ये होता था, वो सिखाती थी, गीतों में ही सिखाती है, सास की ऐसी सेवा करना, ससुर का करना, सब कुछ। एक घर से दूसरे घर में जाती है, डर से ज्यादा उसको दुख है ना, जिसको पाल पोस के इतने दिन में हमने बड़ा किया, तो हमसे ज्यादा। हाँ भाई, कैसा परिवार मिलेगा। वो तो आज भी न्यूक्लियर फैमिली में वहाँ भय होता है ना कि वहाँ जाके एडजस्ट करेगी। एक पेड़ पौधा, हम छोटा सा पौधा एक 2-4 किलोमीटर बाहर जाके पौधे को लगाते हैं खेत में, हमें डर होता है, हम जा के देखते हैं वो पौधे उस मिट्टी में लगा के। इसलिए ये भी मैं कहा करती हूँ कि देखो, लड़का और लड़की की कुंडली मत दिखाओ, दो परिवारों के संस्कार एक मिलाना चाहिए, परिवार के संस्कार एक हो, कोशिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि परफेक्ट हो जाएंगे। That's Alka Saraugi, I think, right? So, unfortunately, sorry. Alka has written these wonderful books on Marwaris and their lives, and so I think jaldi se we'll ask you 1 or 2 questions. Oh, let it finish. No, I think we've we'll so you know you want the mic. So you've written extensively about the Marwari community and Marwari families in Calcutta, and what it was like, the kind of pressures we saw on people from these families, especially the young men. Do you think that shows the traditional Indian family at a sort of oppressive and pressurizing force also?
Yes, I think that's very correct. And to bring home the point, I would just like to read out 2 or 3 lines from this new novel, Janki Das. Please read it. It's a lovely mentioned, novel. because that will really tell you, what kind of pressures any Indian male, or for that matter a Marwari male, feels all the time. जो मुख्य चरित्र है जयदीप गुप्ता, किसी ने पीछे से उसको गाली दी है अमेरिकन गधा कह करके, और वो कहता है क्या वह पलटकर कम से कम इन लोगों को एक गाली ही दे डाले, देसी भद्दी गाली की जगह अमेरिकन भद्दी गाली, बास्टर्ड, मन में बेवजह गाली खाने का अफसोस तो न रहे। जयदीप रुआंसा सा चलता गया, किसी को कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब है कि आप कुछ सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। बहुत हो लिया यह सब। जयदीप गुप्ता को किसी को कोई प्रमाण नहीं देना है। पैदा होने से मरने तक यही तो करना होता है इस महान देश में। सिद्ध करो कि तुम अच्छे बेटे हो, अच्छे भाई, अच्छे विद्यार्थी, अच्छे पति, अच्छे पिता, अच्छे बिजनेसमैन, वगैरह वगैरह। क्या मजाल कि कोई एक मिनट भी अच्छा या बुरा न बनकर सांस ले ले। जयदीप गुप्ता आखिर क्या प्रमाणित करने के लिए अमेरिका में सिस्टम्स इंजीनियरिंग की अधूरी रिसर्च छोड़कर कलकत्ता लौट आया था? यही इतना कि वह श्रवण कुमार जैसा आज्ञाकारी बेटा है। कोई यह तो बताए कि श्रवण कुमार ने अपने कंधों पर अंधे माँ बाप को तीत कराने के अलावा भी कोई काम किया था कि नहीं। So do you want to talk a little bit about this also? Sure. जब मुझसे ये पूछा जाता है पहली बात तो कि मैं मारवाड़ी समाज के बारे में लिखती हूँ, या जो मारवाड़ी समाज की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ऑब्वियसली मैं कलकत्ता के मारवाड़ी समाज की बात कर रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये ज़रूर एक सच है, लेकिन किसी भी उपन्यास का एक लोकेल या उसका एक मिल्यू ये तो होता ही है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंसिडेंटल है, और दरअसल ये जो कथा है जो मैं कहना चाहती हूँ, ये पूरे भारत की या पूरी दुनिया की भी कथा हो सकती है, क्योंकि हम सभी एक उस तरह से एक लेवल पर हम एक स्तर पर हम जिस तरह के प्रेशर्स हम फील करते हैं, जैसे आज का जो टॉपिक है परिवार, परंपरा और परिवर्तन, तो हम सब जानते हैं कि परिवर्तन तो एक बहुत तेज़ गति से चल रहा है। तो इसमें हमारा परिवार और हमारी परंपराएं किस तरह से हमको रोक रही हैं उस परिवर्तन के साथ चलने से, या वो हमारी कुछ मदद कर रही हैं कुछ नई परंपराएं डालने की। तो ये बहुत सारे सवाल हम सबके अपने जीवन की कहानी में अगर आप खोजेंगे तो आपको हर समय मिलते रहते हैं, और ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मारवाड़ी हैं या नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि परिवार आमतौर पर परंपरा के नाम पर परिवर्तन को रोकने की बहुत चेष्टा करता है, यानी कि किसी भी तरह का परिवर्तन, जो जयदीप की बात मैंने आपको सुनाई कि उसको लगता है कि हर समय कुछ न कुछ हमको प्रूफ करना है अपने को, ये हम ये हैं या वो हैं। तो ये परंपराएं क्या फिर आखिर हैं क्या? ये जो टाइम के ट्राइड एंड टेस्टेड जो तरीके हैं जिनको हम परंपरा के नाम से जानते हैं, तो वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और कितने वो हमारे काम के, या उनके बिना क्या हमारा काम चल सकता है? तो शायद अगर हम अपने दिल से पूछें तो नहीं चल सकता है। मुझे किसी ने, मैंने फेसबुक पर ऐसे ही इंट्रोडक्टरी कुछ लगाया था, तो किसी ने मुझसे कहा कि अगर आपकी बेटी किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहे तो क्या आप उसके लिए राज़ी हो जाएंगी? तो मतलब ये सवाल था और वाजिब था कि मतलब ये जिस परंपरा के नाम पर हम जिन चीज़ों को मानते आ रहे हैं, तो ये नई परंपराएं हमारी क्यों नहीं बनी हैं? यानी कि ये जाति प्रथा उतनी की उतनी 65 साल से ज़्यादा हो गई, वैसी की वैसी, या दहेज लेने की परंपरा है तो दहेज नहीं लेने की कोई परंपरा क्यों नहीं चली? तो ये बहुत सारे सवाल हैं कि ये परंपरा आखिर है क्या? ये हमको एक सुरक्षा ज़रूर प्रदान करती है कि हम ये चाहते हैं कि भविष्य के जो खतरे हैं, जो अननोन के, जो अज्ञात के जो खतरे हैं, उनसे हमको बचाने के लिए हमको परंपरा की ज़रूरत है। अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए हमको परंपरा की ज़रूरत है। और एक तरह से आप देखिए तो मैंने जितना मृदुला जी का सुना जो घुसते घुसते, तो मुझे लगा कि ये कह रही थी और शायद मैंने सही सुना कि हम एक तरह से बहुत ज़्यादा परंपरावादी हो गए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ज़्यादा मतलब हम ये जो टीवी में आप दिन भर देखिए जो ज्योतिष के और वास्तु के और जन्म पत्री की आप शायद कुछ बात कह रही थी, मेरे कान में पड़ी कि ज़्यादा जन्म पत्रियाँ मिलाने लग गए हैं। हमारी शादी तो बिना जन्म पत्री मिलाए हुई थी, पर हम देखते हैं कि अभी जिन बच्चों की शादी हो रही है, मैं कलकत्ते के ही मारवाड़ी समाज की बात करूँ तो वो सब जन्म पत्री मिलाना चाहते हैं।
ये हॉरोस्कोप की किताबें अंग्रेजी में लोरेटो कॉलेज के बाहर में लड़कियां निकलती हैं, बुक शॉप में घुसती हैं, सबसे पहले हॉरोस्कोप की किताब उठाती हैं, जैसे कि उन्हीं से उनका सारा जीवन तय हो जाएगा। और ये टीवी में आपके ये बेजान दारू वाला ये लोग सब क्या कर रहे हैं? ये आपको कौन सी सदी में वापस ले जा रहे हैं? तो हम इतने परंपरावादी हैं एक तरह से कि हमको लग रहा है कि इसके बिना तो हम जी नहीं सकेंगे, तो इसलिए हमको ये सब करने की ज़रूरत है हमको। तो शायद ये जो परिवर्तन है, इसका बदलाव, इसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि हमको एक बहुत असुरक्षा का बोध हो रहा है, और इसलिए हम कहीं पर कुछ पकड़ लेना चाहते हैं जिससे कि हम बता सकें। अब मेरी बेटी मुझे कहती, तुमको तो कुछ मालूम ही नहीं कौन सी पूजा कैसे होती है, तुम जानती क्या हो? तो मैंने कहा कि हाँ, बात तो सही है, क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं कि ज़रूरत थी। तो देखिए, एक तरह से हमारा ये रिग्रेशन है, मतलब कि एक तरह से हम पीछे लौट रहे हैं कि हमको बहुत अधिक ज़रूरत महसूस हो रही है इस, अब देखिए टेक्नोलॉजी, माने आज जो हमारा जीवन है, तो आज के इतने साल पहले वो क्या जीवन, वो जीवन और आज का जीवन, आज जो हम लिख रहे हैं, तो पुराना जो लिखा हुआ है उससे आज का जीवन इतना बदल गया है। हर सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आपका मोबाइल फ़ोन कितने आपके जीवन के फंक्शंस पूरा करता है? शायद किसी भी आदमी से ज़्यादा आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होती है। 4 लोग एक टेबल पर बैठते हैं, चारों 4 मोबाइल लेके बैठते हैं, वो सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं, बस आपस में ही नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये जो हमारा इतना, तो ये जो परिवर्तन है, ये इतना बड़ा और इतना फास्ट परिवर्तन है कि इसने हमको अपने से ही डिस्प्लेस कर दिया है, जो आत्मविस्थापन हम कहते हैं। भरत जी बैठे हैं, इन्होंने जानकीदास तेजपाल मेंशन की बड़ी अच्छी समीक्षा ऑल इंडिया रेडियो पर की थी। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि कलकत्ता में मेट्रो रेल की सुरंग खुदाई होती है, और कलकत्ते का सेंट्रल एवेन्यू, जिसके दोनों तरफ मारवाड़ियों के वहाँ विशाल पैलेस जैसे मकान हैं, फुट बरामदे हैं, पेड़ हैं, बड़ी माने समृद्ध सड़क है। नेहरू जी आए तो उसी सड़क से गुजरते हैं, कोई भी बड़ा नेता, ख्रुश्चेव, ब्रेजनेव आते हैं उसी सड़क से गुजरते हैं। मेट्रो रेल जब आती है, वो सारे खंभे गिरा दिए जाते हैं, सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, और ये जो मकान है जानकीदास तेजपाल मेंशन, ये हिल रहा है। हर सड़क की गुजरती बसों के साथ में जो 80 परिवार उसमें रहते हैं, वो साथ साथ हिल रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है, अब उनके जीवन में ये परिवर्तन किस तरह का परिवर्तन है? ये जो विस्थापन है, जो उस मकान को ढहना ही है। तो हमारा जो ये पूरा सुपर स्ट्रक्चर है हमारा, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही हूँ? नहीं बोले प्लीज। हाँ, मुझे ये लग रहा है ना कि मेरे पास समय। थैंक यू सो मच। तो मतलब ये जो परिवर्तन है, ये इतना तेज़ परिवर्तन है, और ये जो हमारा विस्थापन है, ये सिर्फ हमारे एक मकान का विस्थापन नहीं है, ये हमारे पूरे सुपर स्ट्रक्चर पर, जिस पर हमारी वैल्यूज़, हमारे रिश्ते, हमारे बच्चों से हमारे रिश्ते, हमारे आपस के रिश्ते, हमारे दोस्तों से हमारे रिश्ते, वो सब कुछ मतलब एक बहुत फ्लक्स में बदल रहे हैं, और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। और आप सच पूछिए तो कई बार सोचते हुए ये लगता है कि हम बड़े परिवर्तन तो कहते हैं ना, द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इज़ चेंज, माने परिवर्तन ही सबसे बड़ा सच है, कोई भी चीज़ रुकती नहीं है। तो ये जो आम फहम बातें हैं जिनको हम बहुत आसानी से बोलते हैं, लेकिन ये जो परिवर्तन है, ये आखिर किस तरह का परिवर्तन है? हमने कौन सी दुनिया बनाई है? हमसे 100 साल बाद वाली जो पीढ़ी आएगी, वो हमारे समय को किस तरह देखेगी? हर तरफ युद्ध, आतंक, लड़ाई झगड़े, मारकाट, खून खराबा। अभी वो दलित जो विद्यार्थी था, तो मतलब हैदराबाद का आपने पढ़ा ही होगा। तो ये सब कुछ, ये जो हमारा समय है, ये आखिर हम कौन सा मुकम्मल समाज बना रहे हैं? ये कौन सा मुकम्मल हम देश बना रहे हैं, या कौन सी मुकम्मल ये दुनिया, माने मानवता के लिए ये कौन सा समय है जिसमें हम जी रहे हैं? तो शायद ये, मैं अपने पहले उपन्यास से अगर लूँ तो ये कलियुग ही है, कलियुग की ही कथा है जो हम बार बार लिख रहे हैं, तरह तरह से, तरह तरह के किरदारों को लेकर। और खुद लेखक जो है वो जानता है कि ये परिवर्तन है, और परंपराएं भी बहुत ज़रूरी हैं, और लेकिन परंपरा कोई ऐसा पत्थर तो नहीं है जिस पर घास न उगे, क्योंकि परंपराएं तो रोज़ बदलेंगी और हमको नई परंपराएं बनानी होंगी। और लेखक का काम शायद वही है कि ये जो परिवर्तन है, ये बहुत कठिन है, हम सबके लिए बहुत बेचैनी है, बहुत कुहापोह है, ये करें या न करें, क्या करें। इतना उथल पुथल का ये जो समय है, इसको जानना और इसको समझना और समझाना, ये शायद लेखक का तप है। लेखक की लेखन की जो जगह है, वो शायद बस वहीं पर है, और वही शायद हम सब अपनी तरीके से अपने जीवन में, अपनी साहित्य से जो हम समझ पाते हैं, जो साहित्य का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लेखक का, पाठक का, दोनों का, शायद वही है कि
इस परिवर्तन में हम अपने कैसे पांव जमा करके खड़े रहें, कितनी परंपराओं को लें, कितने को छोड़ें। अब ये जो परिवार का स्ट्रक्चर है ये तो इतना विघटित हो रहा है, माने हर जगह जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो हमारा जो इतना एक इंडिविजुअलिस्टिक नेचर है जिसमें हम अपने लिए सब कुछ चाहते हैं। और आप सच पूछिए तो मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, सौभाग्य से मुझे उस ऑपरेशन से नहीं गुजरना पड़ा, लेकिन आसपास के लोगों को देखती हूँ जो बहुत केपेबल हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि परिवारों का इतना ऑपरेशन रहा है, इतना शोषण रहा है परिवार का। एक व्यक्तिगत आकांक्षाओं की दृष्टि से आप देखें तो पूरे पूरे जीवन तबाह हो गए। और उसमें क्या सिद्ध हुआ, अब कली कथा की ही आप अगर शांता भाभी को ले, वो 16 साल की उम्र में विधवा हो गई, उन्होंने शादी नहीं की, उनके बच्चे नहीं थे, वो बड़ी होकर के मर गई। तो ये सब कुछ कि उन्होंने क्या प्रमाणित किया, तो ये परिवर्तन तो होना ही था और हुआ भी। तो हम अपने इंडिविजुअल जीवन में कितनी, हम अपनी आत्मसत्ता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और उसके साथ में ये जो सामाजिक सत्ता है इसको कितनी हमारी ज़रूरत है, इसका जो एक शायद जो फाइन बैलेंस है वही शायद हमारी सबसे अधिक ज़रूरत है। और उसी में शायद पूरी मानवता का भी भविष्य और पूरी मानवता का भी जो एक मरना या बचना या क्या बनना उसका, वो शायद उसी में निहित है। मैं ऐसा मुझे लगता है। अलका, एक बात बताइए, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट चेंज व्हेन इट कम्स टू द फैमिली? बाहर की चीज़ों पे हम लोग परिवर्तन जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब घर की बात आती है तो बहुत मुश्किल होता है। कौन किससे शादी करेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। वगैरह वगैरह। देखिए ये जो कहते हैं ना कि रोटी बेटी का संबंध, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं एक बार लंदन एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी, हमारे बगल में एक डॉक्टर बैठी थी, उनसे परिचय हुआ। उन्होंने कहा हम 26 साल से हैं, तो मेरी लड़की भी अभी डॉक्टरी पढ़ रही है। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है ना, मैंने अपनी लड़की को कहा कि देखो तुम शादी किसी से भी कर लेना, लेकिन तुम बस BMW से शादी मत करना। मैंने कहा BMW माने? तो कहा ब्लैक मुस्लिम्स और वाइट्स। तो मैंने कहा फिर बचे कौन? तो ये देखिए जो लोग मतलब एक इस समाज के जो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है ये बड़ा एक माने बंद समाज है और हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम परिवर्तन नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका जवाब मैंने जो दिया कि ये जो एक खतरा है ना, माने कि वंस यू स्टेप आउट ऑफ दिस रियलिटी तो आपके लिए कोई दूसरी रियलिटी होगी। अब आपको वो खतरा लेना हो तो आप जाइए, लेकिन माँ बाप तो हमेशा, अब ये जन्मपत्री वगैरह जो देखना है ये और क्या है मृदुला जी, हाँ, कि ये यही है ना कि भाई बच्चों को हम अब हमने अभी एक हमारे जान पहचान में एक लड़का और एक लड़की, हमने कहा भी बहुत बेस्ट पेयर है, आप लोग कर लीजिए। बोले इसके 13 ही गुण मिल रहे हैं। मैंने कहा 13 गुण मिल रहे हैं। फिर मैंने गूगल किया कि गुण होते क्या हैं, तो पता चला कि गुण ये होते हैं कि मतलब कि अगर जैसे पहले तो छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती तो पता नहीं चलता था कि किसके क्या गुण होंगे, तो जन्मपत्री से पता कर लेते थे कि भाई ये गुण है। और गुणों का अधिक होने का मतलब ये कि लड़की के गुण ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा ऐसे भी तो लड़कियों के ही गुण आजकल ज़्यादा हैं। आप तो अब आप ये जन्मपत्री में कुछ भी मिलाइए, लेकिन देखिए लड़कियों के गुण ही ज़्यादा होने वाले। पर वो नहीं माने और वो मॉडर्न लोग हैं। मतलब कोई ये मत समझिए कि कोई ऐसे ही पिछड़े लोग हैं। लड़कियां सब पढ़ लिख करके जॉब्स कर रही हैं। वो CA पास लड़की है और वो जॉब कर रही है, वो कहती मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी, लेकिन माँ बाप जो है वो गुण मिला करके ही शादी करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा लड़का हो। तो ये जो एक असुरक्षा का बोध है ना, ये जो तेज़ परिवर्तन है, तो इतने मतलब पुरातनपंथी हम पहले नहीं थे। मुझे लगता है कि हमारे पिताजी इतने पुरातनपंथी नहीं थे। हम बहनों की तो शादी कोई जन्मपत्री मिलाकर नहीं हुई, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। हाँ, अब ज़्यादा हो रहा है। ये वास्तु कहाँ था? कली कथा मैंने 18 साल पहले लिखी थी। उसमें ये था कि किशोर बाबू का वो बुलाते हैं किसी वास्तु वाले को, कहता है कि ये पेड़ यहाँ नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि भाई ये पेड़ तो यहीं उगा हुआ है, तो बहुत पुराना डाब का पेड़ है नारियल का, तो इसको कैसे यहाँ से वहाँ करेंगे? बोले अरे आप तो बुद्ध में काट दीजिए इसको। तो मतलब ये, और वहाँ पे एक तो पानी भर के तो रख दीजिए, वहाँ से आपकी सारी समृद्धि आएगी। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं अपने समाज में, जो हमने देखा है कि पूरा पूरा घर तोड़वा डाला। बोले कि अब ये वास्तु सब गड़बड़ है और अभी ये सब करने से, इसको यहाँ उगाने से, इसको वहाँ रखने से, इसको यहाँ रखने से। एक घर में हम गए तो घंटी नहीं मिली। मैंने कहा ये घंटी भी वास्तु वाले ने मना कर दी क्या? कहा नहीं, ये घंटी जो है ये उसके दरवाजे के पीछे है,
तो मैंने कहा तो बजेगा कैसे और कैसे पता, मतलब इतनी मूर्खता है। पर हो गया ना, हाँ बिजनेस हो गया है सब काम का। बिजनेस तो है, पर हम इतने गलिबल हैं ना। वो बिजनेस कौन प्रमोट कर रहा है? बेजान दारू वाला को आप लोगों में से कितने लोग देखते हैं बताइए? काफी देखते होंगे। ये शनि का प्रकोप, और क्या दान करें। एक दिन मेरे हस्बैंड सुबह देख रहे थे, मैंने कहा मेरा बहुत ज्ञान बढ़ गया, लिखने के काम आएगा, अब इसको बंद कर लीजिए। I think we can open the floor to some, anyone has any questions? Yeah. विजी सर, आजकल घर में जो हमारे हस्बैंड्स हैं, जो मर्द, वो कितना ज़्यादा काम करते हैं। आजकल के जो न्यू जनरेशन के जो यंग मैन हैं, मैं आई एम 64 years old, माई हस्बैंड इज 71 years old, और शादी की शुरुआत में मैं सब उनके लिए करती थी। आजकल मैं जाती हूँ बाहर काम करने के लिए, और मेरे 71-year-old husband is such a proud and happy retired person who does everything, which I would never have imagined ever कि वो कभी अपनी ज़िंदगी में करेंगे। इसकी भी एक थ्योरी है, And I also want to say, आपको मैं इसकी भी एक थ्योरी बताती हूँ। ये ऐसा मत समझिए कि आपके साथ हो रहा है। सबके देखिए, साथ। मेरी जब शादी हुई 20 साल की उम्र में, मैं साड़ी वाड़ी पहन के और टिक्की लगा के और सिर ढक के रखती थी। ससुर जी आ जाते थे तो वापस सिर ढक लेती थी। तो आज आप मुझे ऐसे देख रहे हैं, तो ये मॉडर्निटी जो है ना, ये हमारे बच्चों के मार्फत बैकवर्ड्स आई है। माने ये सही बात है। जिस मॉडर्निटी की आप बात करें, पहले हमारे बच्चे मॉडर्न हो गए, उसके बाद में हमारी जनरेशन, मैं 55 की हूँ, तो मैं देख रही हूँ हमारे आसपास हमारा जो बैचमेट का जो ग्रुप था, अब सब मॉडर्न हो गए हैं, और सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, और सारी माएँ मॉडर्न हो रही हैं, कुछ कर रही हैं, कुछ जा रही हैं। तो ये भी मतलब देखिए एक समय का बड़ा एक, अब देखिए ये जो ऊर्जा है ना, जो चीज़ों को बदलती है, ये कई बार तो बहुत पॉजिटिव होती है और कई बार नेगेटिव होती है। तो हम सिर्फ उसको उसमें एक एंगल से उसको नहीं देख सकते हैं। Absolutely, लेकिन आपने आप जो कहा, ये हमारे भी जीवन में हो रहा है। But what you were saying, अच्छी बात है ना? it also brings to my mind Sahir's lyrics from, I don't know, early 60s. ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, युग युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। Lovely. मृदुला जी, आपने कहा कि चावल में कंकड़ होता है। मुझे लगता है कि कंकड़ में चावल ढूंढने पड़ते हैं। वधु दहन भारत में ही होता है, और काफी अच्छा खासा प्रतिशत है जहाँ बहू को कतिपय कारणों से जला दिया जाता है, जो भी उसकी वजह रही हो। अलका जी, हम बात कर रहे हैं परंपरा और परिवर्तन की, तो मैं चाहती, और आपसे पहले बहुत बातें हुई थी माँ और उसकी ममता को लेकर के, जो परंपरा की तरह चलती आ रही है। इस विषय में मैं किराए की कोख के बारे में आप लोगों के विचार जानना चाहूँगी। और परिवार, तो लिव्ड इन रिलेशनशिप जो आजकल चल रही है, इन दो बिंदुओं पर आप विद्वानों का क्या मत है, ये मैं जानना चाहती हूँ। धन्यवाद। आप बोलेंगे? अच्छा, देखिए, एक तो हमने जो आदमी बनाया है, अगर हम अपनी शक्ल खुद में, अगर हम शीशे में देखें तो हमको एक ब्रांड ही नज़र आएगा। यानी कि बाज़ार ने हमारी चेतना को इतना बदल दिया है कि सब कुछ बाज़ार ही है। माने हर, आपको एडवर्टाइजिंग के जरिए, आपको हर चीज़ के जरिए क्या सुंदर है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या पाने लायक है, क्या मरने के लायक है, आपको ये सारी चीज़ें आपको बाज़ार सिखा रहा है। तो ये जो आदमी एक जो अल्टीमेट जो कंज्यूमर, जो उपभोक्ता बना है, तो ये दुनिया बिल्कुल उसी तर्ज पर चल रही है। अगर आप ये कहते हैं किराए की कोख की बात या लिव इन रिलेशन की बात, तो देखिए मतलब कि ये जो मॉडर्निटी है, जो टेक्नोलॉजी के मार्फत किराए की कोख आप खरीद सकते हैं, तो ये भी, इसमें भी अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा एक बाज़ार का ही रोल है। और अगर आप लिव इन रिलेशन की बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि औरत के लिए उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कोई माने उसमें अधिकारों की बात है। तो अल्टीमेटली लूज़र उसमें भी शायद अल्टीमेटली औरत ही रहती है, क्योंकि ये जो पूरा समाज है ये इतना असंवेदनशील हो जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीड। जो लालच है ना आदमी का, वो इसको इस तरह बदल रहा है कि आप ये
आशा नहीं कर सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपको उस तरह से आपकी मदद करेगा। जो हमारी जो एक परंपरा थी, जो शादी की लोग निभाते थे, उसमें काफ़ी कुछ बचा हुआ था, काफ़ी कुछ मिलता था औरत को। बहुत सारी जो आप जो कह रही हैं कि दहेज, ये जो वधू हत्या की जाती है, तो इसका भी कारण वो बाजार ही है लोगों के लिए। अब आप कहीं गांव में जाइए तो आपको बिना साइकिल और मोटरसाइकिल के कोई शादी नहीं होती दिखेगी, या कोई आसपास अगर हम देखते हैं कि कई बार गाड़ियां खड़ी रहती हैं, गाड़ी किस लिए खड़ी है, बोले दिल्ली में तो बिना गाड़ी के कोई शादी नहीं होती है, चाहे मारुति 800 दो, चाहे पिछली बात कर रही हूँ, चाहे कोई जैसा जिसका क्लास हो वैसा। तो मतलब कि ये जो आदमी का लालच है, उसने उसके आत्मसम्मान का कितना क्षय कर दिया है कि वो कोई ऐसी परंपरा बनाने की कोशिश भी नहीं करता है कि हम किसी से कुछ नहीं लेंगे, जो हमको हम अपने जो कमाएंगे, या अपनी वाइफ से नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारे लिए सब कुछ लेकर के चलिए और हम ऐश करें। तो ये जो अल्टीमेटली आदमी का जो एक बाजारीकरण हो गया, या आदमी जो खुद एक बाजार का एक पुर्जा बन के रह गया है, ये तो सारी उसकी समस्याएं हैं। और जो परिवर्तन मैं जो कह रही थी कि जिस मुकम्मल समाज की या दुनिया की हम बात करें, तो वो कहीं है नहीं, और वो इतनी पता नहीं कि मतलब कि कैसे वो बनेगी और कैसे मतलब ये चीज़ें बदलेंगी। क्योंकि मुझे कलकत्ते का ही पता है, क्योंकि मैंने कलकत्ते की हिस्ट्री पर, मारवाड़ियों की हिस्ट्री पर बहुत काम किया, कि एक समय था जब दहेज प्रथा के खिलाफ लोग धरना देते थे। और मतलब कि अगर आपने शादी में वो बादाम की बर्फियाँ अगर सर्व कर दी तो कोई आपके यहाँ खाने नहीं आता था। मतलब इस तरह की मतलब इतनी सारी मतलब एक पूरा एक मतलब चलता था, मैंने समाज के 1 रुपया दे के शादी होती थी। मतलब कि लोग इतने मतलब इस तरह की एक परंपरा की शुरुआत हुई थी। आज वो परंपरा कहाँ है? गायब। तो वधू हत्या तो होगी ना, जब आपका जैसे लालच बढ़ेगा तो आपको लगेगा इसको मार के दूसरी आएगी, वो ले आएगी धन। तो मतलब ये जो हिंसा है, लालच और हिंसा तो दोनों गुथे हुए हैं, वो तो एक साथ बढ़ते हैं ना। तो हम किस परिवर्तन की बात करें? मतलब कोई एक जो स्वस्थ परंपराएं बननी चाहिए थी, या जो स्वस्थ परंपराओं का एक जो समय चल रहा था, आज़ादी के पहले जो आंदोलन हो रहे थे, वो खाली एक पॉलिटिकल आंदोलन नहीं थे, उसके साथ में बहुत सारी सामाजिक चेतना के आंदोलन जुड़े हुए थे। तो वो सारे के सारे सब खो गए हैं, वो कहीं नहीं है। सब घर ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे हम स्त्री वर्सेस पुरुष की बात कर रहे हैं। जो बाजार है उसने स्त्री को भी उतना ही असंवेदनशील बनाया है। अगर वो सास हैं और जिठानी हैं और ननद हैं और वो नहीं रोकती हैं इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं वो भी भागी हैं उसमें, या फिर वो डर के मारे नहीं रोक रही हैं। क्योंकि आज भी औरत एक तरह से एक बहुत डरी हुई औरत है। उसके लिए मतलब अपने ससुराल वालों के खिलाफ या उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करना, और हो सकता है कि वो भी तो उसी समाज की उपज है ना जिनसे बाकी लोग बने हैं। तो ये मतलब जब तक पूरा का पूरा समाज एक जागरूक नहीं होता, या संवेदनशीलता पुरुषों स्त्रियों सब में नहीं बढ़ती है, तब तक तो इससे छुटकारा पाया नहीं जा सकता है। जी, वहाँ पर एक लड़का को हम लोग फिर बाद में बात कर लेंगे। नहीं, वो पीछे वो द जेंटलमैन है पीछे कोई पूछना चाह रहे हैं। हाँ, And what I personally believe that is that change can only come from the generation which is higher than you. As you said that you're a Marwadi, my mother is also a Marwadi. We were born and brought up, in Ladnu, which is a small place. She always used to keep dual lives. With my father around, my father was, he was a very open gentleman, and when my grandfather used to come, then she used to have that gungat and that gungat till over here. And I used to see that she was always in that dilemma. My father allowed her any type of freedom that a husband can give a wife. She's been abroad also, but as soon as my when it came to my grandparents, then she had that type of, जैसे आपने बोला कि बहू है तो फिर घूंघट भी रखना पड़ता है and all. After completing my medicine, I went to a conference and I met a girl.
No, no, actually, it was just a thing. Don't you think that Parivartan comes from a generation higher, and if it is only supported by the generation, say, my parents, they supported my intercaste marriage, and I saw my mother also fighting with my grandfather in such a big bhungat, कि इसने जैन पसंद कर लिया, कि मुझे तो वही करना है. And it was the first time that I noticed a radical change of perception from a female inside my family. This is where she was supporting me. So what do you think about change, being brought up only when it is supported by a generation higher? And you were saying कि हमारे बच्चे modern होते हैं, but it was retrospective inside my family. मैंने देखा कि my mother for a change had changed, and then it was. What is your thought on that? नहीं, मैं ये कहूँगी कि देखिए, अब हम तो कहानी लिखते हैं, आपकी एक कहानी है, मैंने एक दूसरी कहानी बताई, हम सबके पास में अपनी अपनी कहानियाँ होंगी. तो ये समाज जो है, ये बहुत सारे कहानी किस्सों का तो समाज है ना, मतलब सबके पास में एक एक कहानियाँ. हाँ, तो ये तो अगर बच्चों के कारण हम मॉडर्न हुए. अब मेरी दादी मुझे कहती थी कि तुमको सिर्फ माने हाउसवाइफ बनने के लिए, या मतलब माँ और पत्नी बनने के लिए तुमको भगवान ने नहीं बनाया है. और मेरी माँ कहती थी किताबें पढ़ पढ़ के तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, कोई शादी भी नहीं करेगा, इतनी किताबें पढ़ती हो, उससे अच्छा खाना बनाना थोड़ा सीख लो, काम आएगा. तो अब आप बताइए कि कौन मॉडर्न था. तो मैंने जो कलिकथा लिखते हुए मुझे जो समझ में आया कि एक हाइपोथेसिस मैंने बनाई कि जो पिछली पीढ़ी थी, यानी कि हमारी दादी की पीढ़ी जो 1915 में पैदा हुई थी, वो ज़्यादा मॉडर्न थी एक्चुअली. हमारी माँ से हमारी दादी ज़्यादा मॉडर्न थी, और हम जानते थे शुरू से इस बात को. अगर कहीं छुप के जाना होता तो दादी को बोलते थे, पैसा दादी से मांगते थे. माँ तो कहती थी कि बिगड़ जाओगी, सब कुछ करना नहीं, पर दादी कहती थी कि ठीक है करो ना, कुछ बात कोई बात नहीं. तो ये ऐसा था. तो ये हम सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं. But the daddy would not have been like that with her child, हाँ. Grandparents हमेशा थोड़ा ज़्यादा छूट देते हैं. नहीं, दादी का जो एक नजरिया था ना जीवन के प्रति, वो माने ज़्यादा खुला हुआ नजरिया था. जब आंदोलन चल रहे थे, आज़ादी का आंदोलन, उस समय जिन लोगों का मेंटल फॉर्मेशन हुआ, जिनकी आइडियाज़ का उस समय फॉर्मेशन हुआ, वो ज़्यादा खुली हुई आइडियाज़ थी. मैंने एक बहुत बूढ़े कांग्रेसी नेता का इंटरव्यू लिया जो कलकत्ते के थे. उनकी लड़की काफ़ी लेट चाइल्ड थी, जो हमसे थोड़ी बड़ी थी, शादी नहीं की उसने. उन्होंने मुझे ये कहा, उसके अगले महीने वो मर भी गए, आप सोचिए. उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा, मनुष्य का जन्म लिया है तुमने, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, अगर किसी अनुभव से गुजरना हो तो कोई गिल्ट मत फील करना. तो मैं तो सुन करके मतलब मैंने सोचा कि देखो, ये पिता इतना बूढ़ा आदमी ऐसी बात अपनी बेटी को बोल रहा है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते आम तौर पे. तो ये देखिए, बहुत सारी कहानी किस्से हैं. जैसे आप अगर किताबें पढ़ें तो आप देखते हैं कि उसमें कितनी तरह तरह की माने लेयर्स हैं ना. हम ये सारी ओवरलैप भी होती हैं, नई भी होती हैं. तो कुछ कहानी जा सकता है. बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, जिसको जितनी मिल जाए उतनी अच्छी है. जितने हम ऊंचे बन सकें, जितने उदार बन सकें, जितने सहनशील बन सकें, जितने परिवर्तन, स्वस्थ परिवर्तन के हिमायती बन सकें, उतना ही अच्छा है. I'm so sorry, लेकिन अब हमें क्लोज करना पड़ेगा सेशन. थैंक यू सो मच अलका. थैंक यू. हम लोग बाद में बात कर लें, बाहर में चलिए. हाँ, She's been क्योंकि मैं तो signaling बहुत to me. भागती दौड़ती आई, मेरा मन बस करता तो मैं पायलट को कहती मुझे सीधा यहीं ड्रॉप कर दे. हल्का. बहुत मुश्किल Thank से. you. Thank you very much. We wish to thank our speakers, Alka Saraogi, Poonam Saxena ji, and our Honorable Governor of